आज की कहानी है अनचाही बेटी। जीवन में पहली बार बाबूजी के सामने मेरा मुंह खुला। मैंने बचपन से कभी कुछ नहीं चाहा बाबूजी। अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा मैं अपने ढंग से जीना चाहती हूँ। जिंदगी की हर लड़ाई मैंने अकेले ही लड़ी थी। न मेरी कोई इच्छा थी, न पसंद, न स्पीटी। कमबख्त से 1000 बार कहा है कि किसी अच्छे काम में जा रहे हैं तो अपनी मनहूस सूरत मत दिखाया कर। दादी अपनी तीखी आवाज में चिल्लाई। मैं अपनी आंखों में ढेर सारा आश्चर्य भरे दादी की सूरत देखती रही। दादी की आवाज सुनकर माँ सारी से अपने हाथ पोंछती रसोई से बाहर निकली और मेरा नन्हा सा हाथ पकड़कर अंदर ले जाकर बोली, तुझे कितनी बार कहा है मन्नू, दादी और बाबूजी कहीं बाहर जा रहे हो तो अपनी सूरत उन्हें मत दिखाया कर। मैं जिद करते हुए कहती, लेकिन माँ, अजय और विजय भैया भी तो उनके साथ जाते हैं, फिर मैं क्यों नहीं। माँ अपने आंसू पोंछते हुए कहती, तू समझा कर मन्नू, वे लड़के हैं। तुझे पैदा करके तो मैंने जैसे कोई अपराध किया है। अजय और विजय भैया के पैदा होने पर सारे घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। कई दिनों तक खुशियां मनाई गई थी, लेकिन मेरे जन्म लेने पर दादी और बाबूजी के चेहरे पर एक मायूसी छा गई। माँ को छोड़कर सारे घर की उपेक्षाएं ही मेरे हिस्से में आई थी। मन रुक रुक कर अपनी परतें खोलने लगा। परत दर परत अतीत वर्तमान का रूप लेने लगा। मेरा दोनों भाइयों के मुंह से निकलने से पहले ही उनकी सारी इच्छाएं पूरी कर दी जाती थी और मैंने तो कभी जाना ही नहीं कि चाह क्या होती है, जिद क्या होती है। न अच्छे कपड़े, न खिलौनों में। आज भी जब बाजार में किसी शोरूम में कोई सुंदर गुड़िया या कोई सुंदर फ्रॉक देखती हूँ तो बचपन फिर से जी उठता है। मैं अपने पिता पर कभी अपना अधिकार ही नहीं समझ पाई कि कुछ मांग सकूं। जब मेरी उम्र के सारे बच्चे गुड्डी गुड़ियों का ब्याह रचाते खेलते रहते, उस समय मैं खामोशी से एक कोने में बैठकर सोचती, काश मैं भी अपनी माँ की कोख में लड़का बनकर पैदा होती तो सारे घर का स्नेह दुलार मेरे हिस्से में भी आया होता। यदि उस समय की सोनोग्राफी जैसे टेस्ट हुए होते तो मेरे पिता ने भी डॉक्टरों की मदद से मुझे गर्भ में ही मार दिया होता। इन्हीं उपेक्षाओं की के रहते जिंदगी बिना मंजिल की राहों पर आगे बढ़ती रही। सबसे बड़ा सवाल तो मेरी पढ़ाई को लेकर खड़ा हुआ। बाबूजी का दबदबा सारे घर में था, उनके सामने कोई मुंह नहीं खोल सकता था। मेरे एडमिशन की बात सुनते ही वे भड़क उठे। कोई जरूरत नहीं है स्कूल जाने की, घर का कामकाज सीखो, तुम्हें कौन सी नौकरी करनी है, दूसरों के घर का चूल्हा ही तो फूकना है। अजय और विजय तो मेरे 2 फल देने वाले पेड़ों की तरह हैं। इन पर पैसा खर्च करूंगा तो बड़े होकर इनमें फल लगेंगे। माँ ने बात संभालते हुए धीरे से कहा, ठीक है जी, लड़की की इच्छा है तो किसी सरकारी स्कूल में डाल दो, भाइयों की किताबों से पढ़ लिया करेगी। जब फर्स्ट डिवीजन में पास होने पर मैं अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर उत्साह से भरी हुई बाबूजी के पास जाती तो वे बुझी सी आवाज में कहते, अच्छा पास हो गई तो मेरा सारा उत्साह साबुन की झाग की तरह बैठ जाता। अजय और विजय भैया पढ़ाई में मेरा मुकाबला कभी नहीं कर पाए। शादी ब्याह की बात को लेकर ही बाबूजी की इच्छा ही सर्वोपरि थी। वो गांव के ठाकुर के बिना पढ़े लिखे लड़के से मेरी शादी करना चाहते थे। उनका विरोध घर में कोई नहीं कर सकता था। माँ ने एक दिन हिम्मत करके डरते हुए कहा, मैं सोच रही थी जी कि इस लड़के से मन्नू का ब्याह न किया जाए। शहर का कोई पढ़ा लिखा लड़का देखकर मन्नू का ब्याह करे। तो सुनकर बाबूजी बिगड़ते हुए बोले, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है अजय की माँ, लड़के आजकल कहाँ मिलते हैं। देखा भला लड़का है, जमीन जायदाद है, लड़की रानी बनकर रहेगी। पढ़ाई लिखाई में आजकल क्या रखा है, आजकल पढ़ लिख कर वह नौकरी कर मिलती कैसे हैं और क्या किसी कलेक्टर से ब्याह करेगी। लेकिन मैं भी अपनी जिद पर अड़ी रही। जीवन में पहली बार बाबूजी के सामने मेरा मुंह खुला। मैंने बचपन से कभी कुछ नहीं चाहा बाबूजी। अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा मैं अपनी मर्जी से
अपने ढंग से जीना चाहती हूँ। जिंदगी की हर लड़ाई मैंने अकेले ही लड़ी थी। ना कोई इच्छा थी, ना पसंद थी। मैंने बचपन से ही यह बात अपने मन में अच्छी तरह से बैठा ली थी कि मेरी इच्छाएं तभी जन्म लेगी जब मैं स्वयं उन्हें पूरा करने लायक बनूंगी। मैं अपने पिता से और बच्चों की तरह जिद कर सकती थी, लेकिन मुझे बचपन से ही यह एहसास कराया गया था कि मैं अनचाही हूँ, मेरी किसी की आवश्यकता नहीं है। मुझे शहर के एक कॉलेज में लेक्चरशिप मिल गई थी। मेरे दोनों भाई अभी बेरोजगार ही थे। गांव की जमीन बेचकर शहर में दोनों ने बिजनेस शुरू कर दिया था और वहां पर दोनों बाबूजी की नाराजगी की वजह से मैं साल में एक दो बार ही घर जा पाती थी। उस दौरान भी वे खिंचे खिंचे से रहते। कल ही अजय भैया का फोन आया था कि बाबूजी को शरीर के दाहिने हिस्से में लकवा हो गया है। बस कलेक्टर के टिकट मांगने पर विचारों की श्रृंखला टूटी। घर पहुंचने पर देखा एक कोठरी नुमा कमरे में बाबूजी की चारपाई पड़ी थी। मुझे देखकर मैंने उनकी आंखों में आज पहली बार अपने लिए स्नेह देखा था। ना कांपता हुआ हाथ उठाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोकते हुए पूछा, कैसे हूँ बाबूजी? बाबूजी धीमे से हंस दिए, घोंसले में पड़े बुढ़े असहाय पंछी की तरह। ठीक हो मन्नू, मेरे दोनों फलदार पैरों की छाया मुझे नहीं मिली बेटा। मेरा शरीर तो जेठ की दोपहर में झुलस गया। इतना कहते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। भैया का 5 वर्षीय बेटा आकर मुझसे लिपट गया। पीछे से भाभी दौड़ती हुई आई और बोली, कितनी बार कहा है पिंटू, यहाँ मत आया कर। खुद तो दिन भर बिस्तर पर पड़े खांसते रहते हैं, अब बच्चों को भी बीमार करने का इरादा है। माँ ने सहमते हुए कहा, नाराज क्यों होती हो बहू? बीमारी कहकर तो आती नहीं। शाम को दोनों भाइयों से बात हुई। मैंने कहा, भैया बाबूजी को किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाते तो अच्छा रहता। अजय भैया बिगड़ते हुए बोले, तुम क्या सोचती हो मन्नू, हमें उनकी परवाह नहीं है। दिखाया था डॉक्टर को, दवा भी ला दी थी। अब बीमारी है, एक दिन में तो ठीक होने से रही। जी मैं आया। कह दो कि बचपन में तुम्हारे बीमार होने पर बाबूजी किस तरह डॉक्टरों की पूरी फौज खड़ी कर देती थी। घंटों तुम्हारे सिराने खड़े रहते। वही आदमी आपके लिए आज एक बोझ बन गया, जिसने बचपन में उंगली पकड़कर चलना सिखाया। रात को माँ बाबूजी के कमरे में ही मैंने अपना बिस्तर लगवा लिया था। रात में माँ की दम तोड़ने को तत्पर खांसी कलेजे में फांस बनकर चुभने लगती। ठाकुर जी के नीचे वाले ताक में रखी दवा की शीशी, जिसे माँ सरकारी दवा खाने से लाती थी, उसे ही धनवंतरी के अमृत कलश में छलनी संजीवनी धारा मानकर गला तड़ करके यम से लड़ती रहती। धीमे प्रकाश के टिमटिमाते बल्ब की रोशनी में माँ को ठीक से कुछ दिखाई न देता। रात को पिताजी को दवा पानी देना होता तो माँ अंधेरे में उड़ेलते हुए बड़बड़ाती, इन मड़ी आंखों से अब तो कुछ दिखाई भी नहीं देता। इतना पैसा आ रहा है, लेकिन ये नहीं होता कि बल्ब भी लगवा दें। एक निर्णय लेते हुए सुबह मैंने भैया से कहा, भैया मेरी इच्छा है कि मैं माँ बाबूजी को अपने साथ ले जाऊं, लेकिन मन्नू लोग क्या कहेंगे? बेटों के होते हुए भी माँ बाप बेटी के यहाँ पड़े हैं। मैंने कहा, लेकिन भैया लोगों के कहने के डर से मैं अपने पिता को मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकती। चलते समय भैया ने कहा, बाबूजी ठीक होने पर चले आना। बाबूजी ने कहा, हाँ तुम दोनों तो मेरे अच्छे समय के साथी हो बेटा।
आज उसी के हाथ मुझे सहारा देने की उठे जिसके हाथों को मैंने हमेशा छिड़क दिया। मेरे कंधे पर हाथ रख बाबूजी धीरे धीरे चल रहे थे। उनके चेहरे पर सुकून झलक रहा था और आंखों में मेरे लिए अश्रुधारा बह रही थी, जिसने मेरे बचपन की कड़वी यादों और दर्द को अपने साथ बहा दिया। कैसी लगी आपको यह कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।